स्वागत है आप सबका मेरा एक नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रकाश चौधरी एंड मुझे पता है आपने थोड़ी बहुत तो टॉप स्पीड देख ली होगी ना। तो टॉप स्पीड जो आपने देखी है वो ये बाइक की है। ये है बजाज पल्सर F250। पीछे आपको एक बाइक और देखने को मिलेगी, वो है पल्सर N250। तो ये वीडियो में हम ये बाइक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो आधा पार्ट रहेगा वीडियो का उसमें हम इसका टेस्ट राइड करेंगे एंड इसके आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम N250 है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको माइलेज कितना मिल सकता है वो भी हम ये वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो आपको मैं बाइक दिखा देता हूँ। तो ये है पल्सर F250 एंड उसके पीछे आपको एक दूसरी बाइक देखने को मिल रही है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, शायद उसके लिए हमें अलग से एक वीडियो बनाना पड़े। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, मतलब 250 में। एक तो N250 जो वहाँ पे रेड कलर में एंड एक ये है F250। अब इसको F250 क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें आपको फेयरिंग मिलती है सेम लाइक पल्सर 220 में आपको मिलती थी। डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में क्या रोड टैक्स वगैरह लगते हैं, उसके हिसाब से आपको ऑन रोड प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन एक्स शोरूम उसका 138 है, इसका 140 है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामने की तरफ से। किसी को कोई बाइक अच्छी लगती है, किसी को कोई बाइक अच्छी लगती है। तो मुझे पर्सनली बताऊं तो जो लुक्स है काफ़ी अच्छा लगा। मतलब आपको पल्सर वाली फील आती है, ऐसा नहीं कि बजाज ने ऑल ऑफ सडन कोई डिफरेंट सी बाइक बना दी, वो आपको फील नहीं आएगा। लेकिन हाँ, दिखने में ये पल्सर 220 जो F थी उससे मुझे थोड़ी छोटी दिखती है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिखती है। वो वाली क्या थी, थोड़ी लंबी दिखती थी, थोड़ी ऊंची दिखती थी, थोड़ी चौड़ी दिखती थी। लेकिन ये वाली जो है ना थोड़ी कॉम्पैक्ट दिखती है। मतलब आप स्ट्रीट में चलाओगे, कहीं ट्रैफिक में चलाओगे तो आपको ज़्यादा देख के चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाली जो है F250, इसके अंदर आपको दो कलर मिलेंगे, ये ग्रे कलर है और एक इसमें रेड कलर मिलता है जिसको रेसिंग रेड कहते हैं। प्राइस के मामले में बजाज ने मतलब झंडे गाड़ दिए भाई। तो सामने से बात करते हैं। देखो ये वाला जो लुक है ना, ये थोड़ा थोड़ा तो मुझे लगता है कि बजाज ने जो 220F वाला है ना वो फील यहाँ पे दिया है। ये पार्ट को अगर आप देखोगे तो पहले वाली जो 220F आती थी उसके अंदर आपको मिलता था नॉर्मल प्रोजेक्टर, इसमें आपको LED प्रोजेक्टर मिलता है एंड साथ ही साथ इसी के अंदर आपको हाई बीम लो बीम मिल जाता है। जब आप बाइक का इग्निशन ऑन करोगे, आपको मैं एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। वैसे धूप पड़ रही है इधर तो मुझे लगता नहीं आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा। तो जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे ना बाइक को स्टार्ट करने से पहले, तो ये वाली जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी। तो जब आप बाइक को स्टार्ट करोगे ना तो आप हाई बीम लो बीम वो यूज कर सकते हो। एंड फॉर श्योर जो 220F की लाइट थी वो भी ज़बरदस्त थी। मतलब वो टाइम पे तो आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट कहीं देखने को मिलती ही नहीं थी कोई भी बाइक पे। एंड इस पे मुझे लगता है LED प्रोजेक्टर है तो आपको नाइट में चलाने के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली अगर आप ये बाइक को ट्यूरिंग के लिए यूज़ करते हो तो आपको आफ्टर मार्केट लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में ये साइड में आप देखेंगे तो ये आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। आपको एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ऐसे कुछ जलते हैं। हैजार्ड लाइट का स्विच नहीं है, मतलब आप चारों इंडिकेटर एक साथ नहीं जला पाओगे। कंपनी की तरफ से कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट फॉर ए स्ट्रीट बाइक आई डोंट थिंक दैट इज़ नीडेड। तो ये LED आपको मिलते हैं एंड ऐसी कुछ बनावट दी गई है। यहाँ पे छोटी सी एक विंडशील्ड दी गई है। हालांकि ये फेयर्ड वर्जन है तो आपको ज़्यादा जो विंड ब्लास्ट है वो इसके अंदर नहीं लगेगा। यहाँ पे बजाज का कुछ लोगो दिया है, नंबर प्लेट आप यहाँ पे लगा सकते हो, ऑब्वियसली आपको लगानी पड़ेगी। एंड उसके बाद में अगर आप इसके मिरर्स की बात करो ना, मिरर फेयरिंग के ऊपर है। अगर आपको एडजस्ट करना है तो आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। मैंने बाइक को चलाया है एंड थोड़ी देर बाद में आप जो राइड रिव्यू है वो भी देखोगे तो पीछे जो व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं उनको देखने में आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। पूरी दुनिया आप पीछे से देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ दिखते हैं। क्वालिटी वाइज मैं कहूँ फिट एंड फिनिश मुझे लगता नहीं कि कुछ आपको दिक्कत आने वाली है। बजाज ने बहुत कुछ सोच समझ के इसको बनाया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये जो मडगार्ड है सामने का, ये यहाँ पे एक अलग पीस दिया गया है, यहाँ पे एक अलग पीस दिया गया है। एंड क्वालिटी ऑफ द कलर आई वुड से बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको एक स्टिकर दिया गया है जिसमें आपको रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो ये बात हो गई सामने की तरफ से। बाकी बाइक दिखती कुछ ऐसी है। टायर की बात करें तो आपको सामने है ना MRF का टायर दिया गया है एंड सेक्शन आप देख सकते हैं 100/80 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, जो एलॉय व्हील है ना, ये दोनों एलॉय व्हील आगे और पीछे का 1 किलो वेट कम है। अगर मैं NS 200 से कंपेयर करूँ तो ऑलमोस्ट 1 किलो कम वजन हुआ है दोनों का मिला के। एलॉय व्हील्स का जो कलर है वो बाइक के कलर से ओवरऑल मैच करता है। सिंगल चैनल ABS आपको इसके अंदर मिलता है। सामने आपको 300 mm का डिस्प्ले दिया गया है एंड FZS जो है FZ250 उसके अंदर आपको 282 mm का डिस्प्ले मिलता है। उसमें भी आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। यहाँ पे आपको दिया गया है रिफ्लेक्टर ABS यहाँ पे दिया गया है। और मुझे लगता है कि ड्यूल चैनल ABS हो सकता है कि बजाज बाद में लॉन्च कर दे, लेकिन ये वाली जो है ना ये सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। जो ब्रेक कैलिपर है वो ग्रीमेका कंपनी का है एंड ये यूरोपियन कंपनी है मेरे हिसाब से। ब्रेक्स है काफ़ी अच्छे मुझे लगे, इनिशियल बाइट भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी। MRF के टायर हैं। बजाज ने बताया कि ये है ग्लास फिल्ड नाइलॉन क्वालिटी का प्लास्टिक, मतलब बहुत हार्ड प्लास्टिक है ये। सो क्वालिटी के मामले में मुझे लगता है कि दिस शुड बी बेटर कंपेयर विद द ओल्डर पल्सर 220। बाकी यहाँ पे आपको नीचे तक जो मडगार्ड है, कचरा वचरा नहीं लगेगा
एंड ये साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे पल्सर का नाम लिखा गया है। बाइक कुछ ऐसी दिखती है। इसकी जो फेयरिंग है ना, मैं कह सकता हूँ कि जो पल्सर 220 थी ना, ऑलमोस्ट वैसी ही दिखती है। यहाँ पे अलग से कुछ डिज़ाइन दी गई है। यहाँ पे आपको एक वेंट दिया गया है, मतलब जैसे इंजन गर्म वगैरह होता है तो जो थोड़ा बहुत गर्म हवा है वो यहाँ से निकल जाए। बाकी ओवरऑल फिट एंड फिनिश आई वुड से कि थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूँ कि पल्सर 220 में जो फेयरिंग का लूज़ होने का बहुत कंप्लेंट आता था, लेकिन इसमें नहीं आएगा बिकॉज बेटर क्वालिटी का प्लास्टिक इसके अंदर आपको दिया गया है। एंड साथ ही साथ जो फेयरिंग जहाँ पे बैठती है ना, उसके अंदर यहाँ पे बॉक्स दिया गया है। अभी आपको मैं दिखा तो नहीं सकता, इसके अंदर बॉक्स आपको दिया गया है, तो बॉक्स के ऊपर ये फेयरिंग है बैठती है। तो आपको बाद में जैसे 10,000, 20,000, 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद में वो रैटलिंग साउंड या फिर वो आवाज़ आती थी ना पहले पल्सर 220 में, फिर हम लोग उसमें रबर लगाते थे उसको आवाज़ को रोकने के लिए, वो जो इश्यू है वो इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। सामने आपको जो सस्पेंशन दिया है ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। मेरे हिसाब से मैंने अभी इसको चलाया है ट्रैक पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सस्पेंशन भाई बेस्ट है, आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट ऑन पल्सर। जो जितनी भी बाइक मैंने पल्सर की चलाई है उनमें वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन है ये। तो ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको दिया गया है। बाकी हैंडल बार की बात करें तो ये क्लिप ऑन हैंडल बार है। वो वाला जो है ना वो एक सिंगल पाइप का है, ये क्लिप ऑन हैंडल बार है। एंड इसमें सीटिंग पोस्चर है ना एकदम से अपराइट है, मतलब आपको बिल्कुल भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। 220F जो थी ना उसमें आपको थोड़ा बहुत झुकना पड़ता था, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंजन किल स्विच बटन दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए जो अटेंशन टू डिटेल बजाज ने दिया है, यहाँ पे अलग से एक ट्रिम दिया गया है। एंड बैकलाइट भी मिलती है जो आपको बहुत सालों से मिल रही है। एंड यहाँ पे आपको बटन मिलते हैं, ये तो आपको पता है, पास का बटन है, हाई बीम, लो बीम यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे अलग से एक ट्रिम दिया गया है। इंडिकेटर का स्विच यहाँ पे दिया गया है। ये हॉर्न का स्विच है, हॉर्न आपको सुना देता हूँ, ये तो बनता है, तो ऐसा कुछ साउंड करता है। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया गया है। एंड किक के बारे में मत पूछना भाई, किक नहीं दिया है। यहाँ पे आपको चार्जर दिया गया है। यहाँ पे अलग से कुछ पैनल्स वगैरह दिए हैं। एंड ये प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड ये जो टैंक है ना ये मेटल का बना हुआ है। तो ये चीज़ है ना, बजाज ने सोचा कि भाई पहले जो हम दे रहे थे स्टार्ट जिससे किया था वही क्वालिटी हम देंगे। मेटल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, जो टैंक है 14 लीटर का पेट्रोल टैंक है। अब बात करते हैं इसके सिस्टम कंसोल के बारे में। ये है भाई इसकी की, तो ऐसा बजाज का यहाँ पे लोगो दिया गया है। एंड सिंपल से आपको की मिलती है, लेकिन नीट मिलती है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा सिंपल नहीं है कि इन्होंने कुछ कंजूसी की है। जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे ये पूरा कांटा यहाँ तक जाता है 12,000 RPM तक। तो मेरे हिसाब से 10,000 RPM तक ये बाइक चली जाएगी। वो तो आप आगे देखोगे जब टॉप स्पीड देखोगे, कुछ लोगों ने तो देख भी लिया होगा स्टार्टिंग में अगर आपने स्किप नहीं किया तो। साइड स्टैंड इंडिकेशन दिया है। साइड स्टैंड का आप कट ऑफ सेंसर भी है, अगर आप स्टैंड नहीं हटाओगे तो बाइक गियर में डालोगे बंद हो जाएगी। यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है, तो इंजन माल फंक्शन वगैरह का डिटेल दिया गया है। आई होप आपको दिख रहा होगा। एंड ये साइड में आप देखो ना यहाँ पे, तो मुझे ये सिस्टम कंसोल की अच्छी चीज़ क्या लगी, इसमें आपको एनालॉग भी मिलता है, इसके अंदर आपको डिजिटल भी मिलता है। तो वो फील आता है पल्सर वाला आपको, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन सब कुछ चेंज हो गया। गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। RPM यहाँ पे दिया गया है। RPM शिफ्ट और RPM लिमिट लाइट यहाँ पे आपको दी गई है। ABS का लाइट है वो यहाँ पे दी गई है। न्यूट्रल का यहाँ पे दिया गया है। फिर से आपको बता दूं गियर पोजीशन इंडिकेटर है। 5 गियर इसके अंदर आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिलती है, यहाँ पे टाइम देखने को मिलता है जो सबका अच्छा ही चल रहा है। यहाँ पे ऊपर ट्रिप 1, ट्रिप 2, वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसा ऑपरेट करना है। ट्रिप 1, ट्रिप 2 बटन और दिया है जिसमें आप डिस्टेंस टू एम्प्टी कि भाई कितना पेट्रोल आपकी बाइक में है और कितना देर ये चल सकती है। नीचे आपको टाइम जो मैंने बता दिया है। राइट हैंड साइड में आपको फ्यूल इंडिकेशन दिया गया है। फुल टैंक है मेरे पास, तो मैं सबसे अमीर में ही हूँ आज। उसके बाद में कितना किलोमीटर बाइक का सर्विस जो है वो कितने किलोमीटर के बाद में होगा वो सब दिया गया है। एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज इससे क्या होता है आपको पता रहता है कि जैसे आप टूरिंग वगैरह करते हो, आपको पेट्रोल बंक का नहीं पता है कि भाई 300-400 किलोमीटर में पेट्रोल बंक आ सकता है या फिर 200 किलोमीटर में आ सकता है। तो वो टाइम पे आपको ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पता रहता है कि भाई इतने किलोमीटर मेरी बाइक चली जाएगी। उसके बाद में आपको रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है जो आपको मैं शायद चलने के टाइम पे दिखा दूंगा, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, जैसे आपने 50 किलोमीटर चलाया तो वो 50 किलोमीटर में आपको कितनी फ्यूल एफिशिएंसी मिली है, वो भी एक अच्छी चीज़ बजाज ने ऐड की है। अब सी गुड थिंग अबाउट दिस सिस्टम कंसोल इज इसके अंदर आपको जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है ना रियल लाइफ में आपको जाननी चाहिए और पता रहना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एंड जो विंडशील्ड है ये काफ़ी बड़ी तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन सफिशिएंट रहेगी, बिकॉज आप देखो ये बाइक के आप ऊपर नहीं बैठते हो, ये बाइक के आप अंदर बैठते हो। अगर आप सीट को देखोगे ना तो सीट की हाइट है 795 कंपनी बता रही है। लेकिन अच्छी चीज़ ये बाइक की क्या है, अगर आप इसको ग्रिप करोगे ना यहाँ से आपका पैर एकदम से नज़दीक लगेगा। जब आप ट्रैफिक में रोकते हो या फिर कहीं पे बाइक को रोकते हो वो टाइम पे आपको दोनों पैर नीचे रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपकी हाइट 5.4, 5.5 या फिर उससे ज़्यादा है तो आप आराम से ये बाइक को चला पाओगे। सीट की क्वालिटी बहुत अच्छी मुझे लगी।
एंड यहाँ पे पल्सर का नाम लिखा गया है। स्प्लिट सीट है, मतलब स्प्लिट सीट कहने के लिए है, लेकिन ये जो सीट है ना ये ज़्यादा ऊपर नहीं है। एंड ये आप देखो कितनी लंबी सीट है, पीछे जो बैठेगा उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। लॉन्ग राइड करो, चाहे आप सिटी राइड करो, चाहे आप डेली राइड करो। तो सीट हाइट बजाज ने बहुत सोच समझ के दी है। 795 बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको बताऊं 780 785 कुछ मुझे ये दिखती है। हाइट कम है जो राइडर की, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप आराम से इसको चला पाते हो। इसको मैं एक बार स्टार्ट करके आवाज़ सुनाता हूँ। अब आप ही मुझे बताओ कि आपको आवाज़ कैसी लगी। एक चीज़ तो आपको बता दूं कि इन्होंने ना ये ड्यूल आउटलेट यहाँ पे दिए हैं। उसका एक रीज़न ये है कि जो पुरानी पल्सर 220F थी उसका जो ग्रंट था आवाज़ का, उसको मेंटेन करने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि आवाज़ बेहतर है, आवाज़ बेसी है। ऐसा वो जो कानों में चुभने वाली आवाज़ होती है ना, वो वाली नहीं है। चाहे आप लोअर आरपीएम पे चला लो, चाहे आप हायर आरपीएम पे चला लो। इंजन है 249 सीसी का, ऑयल कूल्ड इंजन है। एंड यही आपको जो कूलिंग फैसिलिटी मिलती थी 220F में, इसमें आपको सेम फैसिलिटी मिलती है इंजन को कूल डाउन करने की। इसका जो टॉर्क है वो है 21.5 और इसका जो पावर है वो है 24.5। अब यामा एफजी से इसको मैं कंपेयर करूँ तो उसका ऑलमोस्ट 20.8 उसका bhp है, पावर है, और ऑलमोस्ट 20.1 Nm उसका टॉर्क है। तो ये ऑलमोस्ट 3 bhp ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1 Nm टॉर्क इसका ज़्यादा है। एंड इसका पुल भी मैं आपको कहूँगा कि उससे थोड़ा बेहतर है। इनिशियल पुल इसका थोड़ा मुझे लगता है कि कम है, लेकिन 3000 RPM के बाद में मतलब इसका 85% टॉर्क जो है ना वो आपको 3000 RPM से लेकर 8000 RPM तक मिल जाता है। फिर से आपको बता दूं ये ऑयल कूल्ड इंजन है। यहाँ पे ऑयल कूलर आप देख सकते हैं, आपको सिंगल हॉर्न मिलता है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है प्रोटेक्शन गार्ड और इंजन गार्ड मैं कह सकता हूँ। हालांकि ये सिंगल पाइप है जो कंपनी की तरफ से आपको मिलती है। बाइक अगर आप कभी गलती से गिर गई या फिर कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो बाइक का जो फेयरिंग वगैरह है, इंजन वगैरह है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको बेस प्लेट दी है और ये जो प्लास्टिक है ये भी हार्ड प्लास्टिक है, जो आपको मैंने बताया 165 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड मेरे हिसाब से एफजी जो है 25 उसकी 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। ओवरऑल जो वेट है ना ये बाइक का 164 है एंड वो जो है ना उसका 162 है। तो मेरे हिसाब से जो वेट है उसमें मुझे लगता है कि यामा एफजी 25 वो थोड़ी आगे निकल जाती है। उसका वेट है ऑलमोस्ट 153 या 154 किलो, ये 164 किलो की है। दोनों को राइड करके देखोगे ना तो ये थोड़ी ज़्यादा क्विक मुझे फील हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिलियन के फुटपैक्स जो दिए गए हैं, पिलियन यहाँ पे बैठता है तो ग्रैब रेल दिए गए हैं होल्ड करने के लिए। यहाँ पे जो ये रिंग दिया है ना ABS का, ये सिर्फ जो स्पीड है ना उसको सेंस करने के लिए दी गई है। तो 230 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। पीछे आपको टायर मिलता है MRF का 130/70 17 इंच का। अब आप लोग पूछोगे कि यार टायर बहुत पतला है। भाई देखो, ये जो गाड़ी डिज़ाइन करते हैं ना कंपनी, एक पर्पस के साथ डिज़ाइन करते हैं, एक कस्टमर को टारगेट करके बनाई जाती है। ये स्ट्रीट बाइक है जिसमें आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा, पावर काफ़ी अच्छा मिलेगा। एंड आप स्ट्रीट में जब बाइक चलाते हो ना, गलियों में जब चलाते हो या फिर सिटी में चलाते हो, तो जितने पतले टायर होंगे ना, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ, सिटी में पतले टायर में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलेगा, स्पेशली जब आप कॉर्नर करते हो। लेकिन हाई स्पीड में आपको कॉर्नर करना है तो आपको थोड़ा मोटा जैसे 140 या 150 सेक्शन का टायर मिलना चाहिए। यामा एफजी 25 है, उसके अंदर आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है। एंड यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जो मेरे हिसाब से एडजस्टेबल है। एंड यहाँ पे आपको स्टिकर्स वगैरह दिए गए हैं, पीछे आप अपना नंबर प्लेट लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर दिए गए हैं, टेल लाइट है ना पीछे, और ब्रेक लाइट है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। तो कुछ ऐसी दिखती है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मिक्स डिज़ाइन है, जैसे डोमिनार 250 या डोमिनार 400 का जो टेल लाइट है उसका मिक्स इसके अंदर आपको दिया गया है। ये साइड में आपको दिया गया है साइड गार्ड जो मैंडेटरी है RTO के रूल्स के हिसाब से। F250 यहाँ पे लिखा गया है। साइड स्टैंड आपको इसके अंदर मिलता है, वो तो मिलेगा ही ऑब्वियसली, नहीं तो आप बाइक खड़े कैसे करोगे, दीवार के बाजू थोड़ा खड़े करोगे। सेंटर स्टैंड भी इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। एंड चेन है ना वो ओपन चेन है, तो आपको आई थिंक मेरे हिसाब से एवरी 500 किलोमीटर पे इसको क्लीन करना पड़ेगा। जो भी कंपनी आपको बोलती है उसके हिसाब से आप क्लीन कर लीजिए। अब बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में। तो आप ये बोलोगे कि भाई इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स क्यों नहीं दिया। आप एक बार ये बाइक को चलाओ, 5 स्पीड गियर बॉक्स एकदम से परफेक्ट है ये बाइक के लिए। आप आराम से 140 प्लस की स्पीड ये गियर पे मार सकते हो, मतलब 5th गियर के साथ आप 140 की स्पीड आराम से अचीव कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलता है। स्लीपर क्लच का मतलब ये है कि भाई जब आप 5th गियर से सडनली 3rd गियर में आ गए तो पीछे का जो टायर है बाइक का वो लॉक नहीं होगा, जाम नहीं होगा। असिस्ट क्लच का मतलब ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में राइड करते हो वो टाइम पे आपको बार बार जब क्लच दबाते हो ना तो आपको दबाने में कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपके हाथ में दर्द नहीं होगा। सो ये था बाइक के बारे में। ये बाइक उनको लेनी है जो डेली कम्यूट करते हैं,
कभी कभी वीकेंड पे राइड करना चाहते हैं या फिर टोटली टूरिंग वगैरह करना चाहते हैं बजट में, तो ये बाइक आपको लेनी चाहिए। ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, आपको इतना डराएगी नहीं चलाने के टाइम पे कि भाई मैंने फुल एक्सीलेटर मार दिया, फुल थ्रोटल मार दिया, बाइक नीचे से निकल जाएगी, आपको बिल्कुल नहीं डराएगी। इसका मिड रेंज, मिड पावर जो है ना, जैसे 3000 आरपीएम से लेकर 7000 या 8000 आरपीएम, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका। एंड माइलेज की बात करें तो कंपनी बोलती है कि भाई 39 kmpl का माइलेज दे देगी, तो माइलेज मेरे हिसाब से 39-40 दे देनी चाहिए। माइलेज का वीडियो इसके बाद में आने वाला है, माइलेज टेस्ट हम प्रॉपर करेंगे इसका, सो वो भी आप ज़रूर देखिए। सो अभी हम चला रहे हैं पल्सर F250, जिसका वॉक अराउंड अभी तक आपने देख लिया होगा। अभी हम आ चुके हैं मेन रोड पे, जहां हम इसको चलाएंगे ट्रैफिक के बीच में, एंड आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं सेकंड गियर में हूं, 10 की स्पीड पे सेकंड गियर पे चल पाएगी, फर्स्ट गियर में चल पाएगी। इसके नीचे तो गियर क्या ही होगा। तो सबसे पहली चीज़ है इसका सीटिंग पोस्चर। अगर मैं N250 जो मेरे पीछे आ रही है उससे इसका सीटिंग पोस्चर थोड़ा ज़्यादा अपराइट है, वो थोड़ी आपको आगे झुक के बैठने पे मजबूर करती है, थोड़ा सा, इतना सा बट नोट ज़्यादा नहीं है। इससे कंपेयर करें तो ये आपको एकदम से स्ट्रेट अपराइट पोजीशन देती है, क्योंकि इसमें आपको क्लिप ऑन्स मिलते हैं। एंड रही बात इसके सिस्टम कंसोल की, सिस्टम कंसोल सेम है, बट आपको थोड़ा ये बड़ा दिखेगा बिकॉज इसमें आपको फेयरिंग दी जाती है, छोटी सी विंडशील्ड दी जाती है। लेकिन ये विंडशील्ड दिखती छोटी है लेकिन काम अच्छा करती है, बिकॉज ये गाड़ी के आप ज़्यादा ऊपर नहीं बैठते हो, गाड़ी के अंदर बैठते हो, वो आपको फील आती है। एंड आपको ज़्यादा झुक के बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाईवे पे अगर आप चलाना चाह रहे हो या फिर टूरिंग वगैरह करना चाहते हो तो ये आपके लिए एकदम से सही अल्टीमेट बाइक हो सकती है। बजट में आपको आ जाएगी एंड आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा दे देगी। मिरर्स की जो विजिबिलिटी है देख लो आप, पीछे दुनिया दिख रही है अपने को पूरी। सस्पेंशन सेटअप दोनों का ही काफ़ी अच्छा किया गया है, स्पेशली सिटी राइड को, जो मतलब स्ट्रीट राइड को ध्यान में रख के इनका सस्पेंशन सेटअप किया गया है। पीछे आपको मोनोशॉक मिलता है, सामने टेलीस्कोपिक मिलता है। जो सस्पेंशन सेटअप है मुझे उतना हार्ड भी नहीं लगा, हालांकि अगर आप हाई स्पीड पे जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए, बिकॉज हाई स्पीड पर जब आप जाते हो ना तो आपको थोड़ा ऐसा फील आता है। वैसे इसको आप ईजिली 80-90 की स्पीड पर चला सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़। आपको ना कोई वाइब्रेशन फील होगा, नहीं आपको ऐसा दिखेगा कि बाइक स्टेबल नहीं है। इसका वेट है अराउंड 164 किलो, उसका है 162 किलो, तो हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप हाईवे पे जा रहे हो, आजू बाजू कोई दूसरा ट्रक वाला आपके बाजू से गया और बाइक ऐसा भाग गई, वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। काफ़ी स्टेबल है बाइक। सीट का कंफर्ट अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने ऑलमोस्ट बाइक को 50 किलोमीटर चला लिया है, हमें बिल्कुल भी थकान फील नहीं हुई। ऐसा लगा नहीं कि बैक में पेन हो रहा है या फिर मतलब नॉर्मली क्या होता है 50, 60, 70 किलोमीटर चलाने के बाद में अपना बैक है वो जलना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। वो अभी तक हमें कुछ फील नहीं हुआ है। हालांकि इतना ट्रैफिक तो नहीं है लेकिन ट्रैफिक है,
बार बार हमें स्लो करना पड़ रहा है, बार बार स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाना पड़ रहा है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप एक ऐसी बाइक के लिए देख रहे हो जिसमें आप हाईवे राइड कर सको, टूरिंग वगैरह कर सको बजट पे, एंड सिटी में भी यूज़ कर सको ईजीली, तो ये बाइक आपके लिए बेहतर हो सकती है अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए। बाकी कम्यूटिंग सेगमेंट में चाहिए तो बजाज की दूसरी बाइक्स भी आपको हर एक सीसी सेगमेंट में अवेलेबल मिल जाती है, बट ये उनके लिए है जिनको पावर भी ज़्यादा चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए बाइक में और माइलेज भी चाहिए। सो ये एक पैकेज है जो मुझे लगता है कि बजाज की जो डोमिनार 250 है एंड जो RS 200 है, इन दोनों के बीच में ये बाइक बैठती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट एंड ऑल। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज है आपके लिए। अगर आपको ज़्यादा हाइपर राइडिंग वगैरह चाहिए तो या तो आप RS 200 ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि पावर आउटपुट तो जो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का, बट उसका क्या है वो थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। ये एक कंफर्टेबल बाइक है। ये सीट हाइट जो है बाइक की, ये किसी भी राइडर के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत वाली बात रहेगी, बिकॉज सीट हाइट कंपनी बोलती है 795 mm, बट प्रैक्टिकली बताऊं तो ऑलमोस्ट 785 mm इसकी सीट हाइट दिखती है। बिकॉज सीट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये जो है ना पार्ट, ये थोड़ा नैरो है, तो आपको जब चलाते हो तो ऐसा लगता है कि बाइक को आपने होल्ड करके रखा है अपने दोनों पैरों से। तो उससे क्या है, जब आप ट्रैफिक के बीच में यूं चलाते हो ना, तो वो टाइम पे दिक्कत नहीं होती है। वाइब्रेशंस वगैरह तो भूल ही जाओ, ये बाइक पे वाइब्रेशंस तो आपको बिल्कुल फील नहीं होंगे। एटलीस्ट आपको 100-110 तक तो बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होंगे। टॉप स्पीड आपने स्टार्टिंग में देख ली होगी वीडियो के, एंड टॉप स्पीड ऑलमोस्ट मैंने हिट किया है 144 km/h की। थोड़ा बहुत और जा सकती है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 km/h की स्पीड और ज़्यादा हो सकती है। वो फर्स्ट सर्विस के बाद में मेरे हिसाब से हो सकती है। सीटिंग जो पोस्चर है वो अपराइट मैंने आपको बताया। इससे क्या होता है कि पीछे आपके जो बैठता है ना, उसको भी बैठने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। आप चाहे 100 किलोमीटर चला लो, चाहे 200 किलोमीटर चला लो, पीछे वाला जो बंदा बैठा है उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जहाँ तक कंपनी वालों ने हमें बताया है कि इसका जो गियर बॉक्स है, इसका जो गियर शिफ्ट है, मोस्ट रिफाइंड गियर बॉक्स मैं कहूँगा, स्मूथ गियर शिफ्ट है इसका। आपको ये वाला जो गियर शिफ्ट है ना, पल्सर की कोई बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। बट ये वाली में आपको कोई ऐसा लगता नहीं कि गियर हार्ड हो रहा है, ऐसा लगता नहीं कि आपको गियर शिफ्ट करने में दिक्कत हो रही है। ये वाली जो बाइक थोड़ी, मुझे उससे कंपेयर करूँ N250 से, तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी हैवी दिखती है। मतलब मैं उससे कंपेयर करूं तो बता रहा हूं। बाकी नॉर्मली चलाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको चलाने में। बोलते ना कि कंप्लीट भाई, मेरे को एक कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो ये कंप्लीट पैकेज है भाई। आप टूरिंग कर लो, चाहे आप सिटी में राइड कर लो, चाहे आप कभी अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइड पे इसको लेके चले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड आजकल देखो पेट्रोल के प्राइजेस है ना, यहाँ से यहाँ चले गए हैं। तो आपको एक ऐसी बाइक देखनी है जिसमें आपको माइलेज मिले, पॉकेट भी कम खाली कराए वो, और आपको दूर तक लेके जाए। जो सिस्टम कंट्रोल है काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखता है, फ्यूल एफिशिएंसी है वो दिखती है। इससे क्या होता है कि जब आप लॉन्ग राइड वगैरह करते हो तो कई जगह पे 200-300 किलोमीटर पे कोई पेट्रोल बंक नहीं रहता है, तो वो टाइम पे क्या आपको थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसा आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ भाई, अगर 300 किलोमीटर की दूरी पे भी पेट्रोल बंक नहीं है तो मेरी बाइक वहाँ तक चली जाएगी। ये थोड़ी चीज़ें है ना, बजाज ने बहुत अच्छे से मतलब सोच समझ के इसमें डाली है। ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप 2 लोगों के साथ बैठ के भी इसको चलाओगे, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकलोगे, हालांकि हमने तो बहुत स्पीड ब्रेकर के ऊपर से इसको निकाला है, सिंगल आदमी के साथ निकाला है, डबल भी नहीं, बट आपको ऐसी कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। अभी आप ये देखोगे ये रोड है उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, आराम से चल रही है बाइक। सस्पेंशन मुझे लगता है कि उसका जो सस्पेंशन है थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, मैं इससे कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली, बिकॉज इसका थोड़ा टॉप स्पीड ज़्यादा होगा। एंड इसको लेने के बाद में फेयरिंग वाली बाइक को लोग इसलिए लेते हैं ज़्यादातर, एक तो देखने में ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, दूसरी जब हाई स्पीड मारते हैं तो विंडशील्ड होने की वजह से आपको विंड ब्लास्ट नहीं लगता है। एंड अभी आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि बाइक उछल रही है, उतनी ज़्यादा नहीं उछल रही है। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगा इतनी पावर जो ये प्राइस पॉइंट पे ये बाइक दे रही है आपको, आई डोंट थिंक कोई और बाइक आपको दे पाएगी। नो, दिस इज़ द कंप्लीट न्यू इंजन। ऐसा नहीं है कि कोई बजाज की एग्जिस्टिंग बाइक का आपको इंजन उठा के डाल दिया है। अगर आपको और कुछ जानना है ये बाइक के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है biker प्रकाश चौधरी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।